बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आजकल पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी पेशरफ्त हो रही है, ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि जिससे सियासत का नक्शा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक रिलीफ दिया गया है एवन फील्ड केस में, और उसके बाद ये सवाल पैदा हो गया कि अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि ऑडियो लीक्स जो हैं उसका भी मामला जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे छाया हुआ है। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके कुछ वज़रा की ऑडियो लीक हुई जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर गुफ्तगू थी, और उस पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तकरीर कर दी और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा मौक़िफ़ सही साबित हो गया। और उसके बाद इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो लीक हो गई, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो गुफ्तगू थी उससे पाकिस्तानी सियासत में एक और तूफ़ान बरपा हुआ है। और अब सुनने में आ रहा है कि कुछ और ऑडियोज़ भी आने वाली हैं और कुछ वीडियोज़ भी आने वाली हैं। तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो महफूज नहीं है तो उस मुल्क का मुस्तकबिल कितना महफूज है। तो ये पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी का और पाकिस्तान के डिफेंस का मामला है। तो इस पर आज हमने सोचा कि अपने वज़ीर दफ़ा, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात करें जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने हमारे से बात की। मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो केस है उस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और आपकी और एहसन इकबाल साहब और कुछ बाकी जो आपके साथी गुजरे हैं, पहले उन आप लोगों की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद इमरान खान साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक हुई, और ये सिलसिला जो है ये चलता ही जा रहा है। ये बात किधर जाकर रुकेगी, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, मैं जो आपने बात की है मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो आजकल का जो दौर है सारी दुनिया में, उसमें जब साइबर की सिक्योरिटी नहीं होगी या साइबर इंसिक्योरिटी होगी तो वो दफा भी जो है ना उस मुल्क का या उस माशरे का जो है कमज़ोर पड़ जाता है। ये साइबर एक ऐसी वेपन बन गया हुआ है या हथियार बन गया हुआ है कि जिसके लिए कोई सरहद की ज़रूरत नहीं होती, कोई सरहद क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती, एक क्लिक की ज़रूरत होती है और आप जो है वो वायलेट कर लेते हैं, किसी की प्राइवेसी या सीक्रेसी वायलेट कर लेते हैं, या आपकी को वायलेट कर लेता है, या कोई जो जो भी आपके राज हैं या ज़ाती हैं या रियासती हैं या फौजी हैं या दफाई हैं, वो सारे के सारे जो है वल्नरेबल हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह ये हुआ है, इससे जाहिर होता है कि कोई ना कोई इंडिविजुअल या कोई अदारा या कोई खुदा न खास्ता को बैरूनी जो लोग जो हैं वो हमारे मुल्क को में एक इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है उसकी जो वल्नरेबिलिटी जो है वो तो अब ज़ाहिरी तौर पे 2-3 जो ऊपर नीचे ऑडियो लीक्स आई हैं उससे इस्टेब्लिश हो गया है कि ये वल्नरेबल है, और वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है, जो रियासती मामलात जो हैं वो डिस्कस होते हैं, वो कि कोई भी उनको सुन सकता है, या ऑलरेडी वहाँ पे कोई ना कोई बग है या कोई ऐसे इंतजाम किए गए हुए हैं। किसने किए हुए हैं? या तो जिन लोगों के सियासी मोटिव्स थे माजी में या अभी भी हैं, या अभी वो इस कोशिश में हैं कि उनके मोटिव्स जो हैं उनको अमली जामा पर पहनाया जा सके, वो इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि ना खेडन दवा दे, अगर ये हमारे हाथ कुछ नहीं आता तो किसी के हाथ कुछ ना हो, वो मुल्क को तबाह करने के दर पे हो गए हैं। ये मेरा जो है एक हम्बल सा एनालिसिस है कि ये इस वक्त सिचुएशन जो है पैदा हुई है। अच्छा खाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिसने शहबाज शरीफ साहब की और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की, उसी ने इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू रिकॉर्ड की और उसी ने इन दोनों की गुफ्तगू को रिलीज़ भी कर दिया? क्या आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी ताकत है या कोई पाकिस्तान के अंदर से कोई ताकत है? कौन लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है मीर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है। इंडिविजुअल हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा है कि वो ना खेडन देना, कि अगर
को लोगों के मकासद जब अपने पूरे नहीं हो रहे होते, तो वो कहते हैं कि चलें ये किसी के हाथ भी जो है जो मकासद जो हम हासिल करना चाहते थे अगर किसी को मिल रहे हैं या कोई उनको हासिल कर रहा है तो वो भी हासिल ना कर सके। और वो इस तरह मसलन अगर गेम नहीं खेली जा सकती, आप पिच ही खराब कर दें, आप विकेटें उखाड़ के ले जाएं, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो है वो अपनाया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मीर साहब, जो इमरान खान की जो बेताबी है या बेचैनी जो है या उनकी डेस्परेशन जो है वो गहरी होती जा रही है। उनका ख्याल था आज से 2 महीने 3 महीने पहले कि मैं सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा। अब आपने आपने ये सारा जो मीडिया ने सारा कुछ बताया है कि जी पहले प्रेसिडेंट साहब जो हैं आर्मी चीफ के पास गए, उनकी मिन्नत की, फिर उनके साथ इनकी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मिन्नतें तरले किए। अब वो बाहर आके कुछ कहते हैं, अंदर मिन्नतें तरले करते हैं, पैगाम रसानी करते हैं, ये कहते हैं हमें स्पेस दें, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, इस किस्म के डायलॉग वगैरह फिल्मी जो है बोलते हैं। तो ये इन हालात के अंदर जो है उनकी डेस्परेशन जो है, उनका टारगेट बेसिकली मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि उनका टारगेट था नवंबर, कि जो पिछली अक्टूबर में वो नहीं कर सके वो इस नवंबर में वो कर लें। उससे पहले पहले कोई ना कोई चीजें जो है उनके हाथ आ जाएं, डोर जो है वो हुकूमत की उनके पास आ जाए, ताकि वो भी जो अपना चाह जो है वो उतार लें, कि ला लें, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि चीफ अपनी मर्जी का अपॉइंट करके अगले 5 साल या 10 साल या ताहयात जो है वो हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर कर लें। ये उनका मकसद है, नहीं, आज भी लेकिन उनका ये मकसद है। लेकिन वो चीफ अपनी मर्जी का जो अपॉइंट करना चाहते थे, तो क्या पहले वो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आने से पहले करना चाह रहे थे या अभी उनका टारगेट ये नवंबर ही था, क्योंकि अब तो वो हुकूमत में नहीं है? नहीं, देखें वो तो बेसिकली ये सिलसिला तो अक्टूबर में शुरू हो गया था ना, पिछले साल। वो चाहते थे कि एक कतार इस तरह बनाई जाए कि उनकी मर्जी के बंदे जो हैं वो आगे आए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ी वाइटल इंस्टीट्यूशन है मुल्क की बका और दफा के लिए, उसको हम सियासी लोग जो है जो कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, खुसूसन इमरान खान साहब जो है। पहले ये कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने 4 दफ़ा चीफ अपॉइंट किए, कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इससे पहले कभी भी अपॉइंटमेंट को, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह मुश्तहर करके, इस तरह पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना के, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की है उस इंस्टीट्यूशन के साथ। लोगों के अपने अपनी राय होती है, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन इस किस्म के प्रोसेस को, जिसकी एक अपनी सैंक्टिटी जो है हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, और प्राइमरीली जो है उस इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है जिसका चीफ अपॉइंट होता है, और उस चीफ के कहने के ऊपर जो है वो 7-8 लाख जवान जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो उसके प्रोसेस का जो है, उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस की सैंक्टिटी या तकद्दस बरकरार रहना चाहिए, वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। इसीलिए इमरान खान साहब ये चाह रहे थे कि नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं और फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करें। तो उनकी सारी सियासत जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के गिर्द घूम रही है। देखिए जी, उन्होंने सियासत जब दाखिल हुए थे तो आपको याद होगा कि वो पहले उन्होंने मुशर्रफ साहब के जो रेफरेंडम की हमायत की थी। उनका ख्याल था कि ये ईजीएस्ट तरीका यही है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जो है कोट टेल्स पकड़ के जो है वो सियासत में आ जाऊं, और वो उस वक्त कामयाबी ना हुई, और बाद फिर उन्होंने बाइकआउट कर दिया दूसरा इलेक्शन। फिर तीसरे इलेक्शन में आए, उसमें कुछ मदद मिली, कुछ मदद ना मिली, 30-35 सीटें लेके आए, जो है धरना दिया 126 दिन का। पर उसके बाद जो है वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है, जो इवेंट सारे हुए। फिर 18 में जो है उनको सरपरस्ती मिल गई 2018 के इलेक्शन में। उस सरपरस्ती में जो है इन्होंने परफॉर्म ना कर सके। ये जिन लोगों ने भी इनकी इमदाद की पिछले 8-10 साल से, जो एक सिलसिला इनका चल रहा था, उन्होंने फाइनली जब देखा कि अब इनको लॉन्च करना है, उन्होंने लॉन्च किया। वो मायूसी हुई, बल्कि एब्जेक्ट किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जो है हुई लोगों को कि ये शख्स जो है ये परफॉर्म नहीं कर सका।
इकोनॉमी बर्बाद हो गई और झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, करप्शन की इंतहा हो गई, रोजमर्रा की चीजों में करप्शन जो है इतनी होती थी, यानी चीनी में करप्शन, गंदम में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, रियल एस्टेट में करप्शन। और फिर यह है कि ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हुआ, प्राइम मिनिस्टर के खानदान के लोग इन्वॉल्व हुए, उसके रिश्तेदार, उसके हवारी इन्वॉल्व हुए, तोशा खाना इन्वॉल्व हुआ, फिर क्या क्या कौन सी चीज़ है उन्होंने जो नहीं छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो सरपरस्त या स्पॉन्सर्स थे पिछले 10-11 साल से जो सिलसिला चल रहा था, वो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू डंप हिम। और मैं कोई अच्छा नहीं, लेकिन अब आज नहीं। की सूरत पे आ जाए ना, ये बताएं कि जो सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए एक तजवीज़ आई है कि जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, तो क्या आइन में कोई ऐसा तरीका है कि इत्तेफाक राय से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो? सर ये तारीख के फैसले हैं और तारीख ने फैसला जो है अल्लाह खैर करे। मैं कोई मैं जो है मुस्तकबिल में अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। तारीख का फैसला यह है कि 4 जो है वो नवाज शरीफ ने अपॉइंट किए थे, अब 5वां उसका भाई जो है नवंबर में अपॉइंट करने जा रहा है। ये जो मर्जी कहें, इत्तेफाक राय जो है, ये इत्तेफाक राय का कहाँ से आया है, किस आइन और किस कानून में दर्ज है? किसी में नहीं दर्ज है। ठीक है, आप जो है इसके ऊपर जलसा करना है या मोची दरवाजे जलसा करना है या परेड ग्राउंड में जलसा करना है कि जी आर्मी चीफ के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट होनी है और सब लोगों की राय जो है ली जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, ये कुछ सियासी मामला तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसकी सैंक्टिटी का ख्याल करें। अच्छा अब ये बताएंगे जो इमरान खान साहब और आजम खान साहब की जो गुफ्तगू है, मेरे ज़ाती तौर पे तो ये लीक नहीं होनी चाहिए थी लेकिन अब लीक हो गई है, तो ये जो कंटेंट है, ये दोनों की जो गुफ्तगू है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो आज़म खान के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं और आज़म खान साहब बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो सजेशंस दे रहे हैं इमरान खान साहब को, तो क्या दोनों जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे? मीर साहब ये दोनों फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, ये फ्रॉडिये नहीं होते बैठ के जो गुफ्तगू करते हैं, जो आपस में को प्रोग्राम बनाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमरान खान साहब की बड़ी लॉयल किस्म की फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वहां पे सियालकोट में एक बंदा होता था, अल्लाह उसको जन्नत दे, डबल शाह। हाँ, लोगों ने भैंसें, मोटरसाइकिलें, जायदाद, मकान, जेवर बेच के उसको पैसे दे दिए कि ये डबल करेगा पैसे। और ये सिलसिला कई साल जारी रहा, लोग उस पर एतबार करते थे और वो कुछ डबल करता भी रहा। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली वही है कि ये डबल शाह वाली सूरत हाल है। बहुत से लोग जो हैं बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी जो है इन पे एतबार कर रहे हैं। कुछ करते रहे और आज नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो ये सूरत वही है। आप अगर इसकी गुफ्तगू सुने तो फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू है कि जाली लेटर बनाया जाए। आपने खुद कहा था, ऐसे 4-5 महीने पहले कहा था, आपने कहा था, आप इस चीज को ओरिजिनली आपने इसके मतलब बात की थी कि ये शख्स जो है जाली एक लेटर तैयार कर रहा है और ये को ना कोई साइफर है ना कोई उसका वजूद है। मैं वहां पे गया हुआ था, तो जो डेलीगेशन जॉन कैरी लेके आया प्राइम मिनिस्टर को मिलने, उसमें वो क्या डोनाल्ड लूल ना था ना उस बंदे का जिसका रौला था। हाँ। मैं उससे हाथ मिलाया मैंने भी, तो उसने अपना नाम मैं जी आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, तो आप पाकिस्तानी तुसी बड़ी मशहूर चीज है। अच्छा, तो ये इस किस्म के हालात जो हैं, और फिर उनकी मिन्नतें करते हैं। उन्होंने $25,000 पे बंदा रखा हुआ है, वो फिर खुद कह रहे हैं गुफ्तगू में अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। तो ये जो गुफ्तगू है, होती इस गुफ्तगू में आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की? नॉर्मल गुफ्तगू है। देखें जी, हलफ की खिलाफ वर्जी की है और बिल्कुल 100% ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी वायलेशन हुई है। इन्होंने फोर्जरी की है, बल्कि फोर्जरी करके जो है एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। मुल्क के खिलाफ साजिश की है इन्होंने, मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश की है इन लोगों ने। और फॉरेन ऑफिस के साथ इस तरह, और फॉरेन ऑफिस के दूसरे लोग भी जो सियासी लोग हैं वहां पे वो भी शामिल हैं इसमें। उन्होंने क्यों नहीं कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्यों नहीं कहा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है? अच्छा, लेकिन खाय साहब इसमें आपकी पार्टी और आपकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, खासतौर पे जो पीपल्स पार्टी है, आप सबकी कमज़ोरियां जो हैं उनका जिक्र ना करें हम
कि जब उन्होंने मार्च के महीने में ये नैरेटिव बनाया और उसके बाद 23 मार्च को उन्होंने OIC के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी बुला लिया और 27 मार्च को उन्होंने ये ख़त लहराया और कहा जी कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश हो गई है। तो मेरे जैसा जर्नलिस्ट जो है उसको पता चल गया कि ये वो असली ख़त नहीं है। लेकिन आप सारे लोग जो हैं वो आप अमेरिका कहीं नाराज़ ना हो जाए, आप चुप ही रहे सारे, और इमरान खान का बयानिया जो है वो एक तूफान बन गया। आपकी कमज़ोरी इमरान खान की स्ट्रेंथ नहीं है असल में। मीर साहब मैं पहले मीर साहब जो आप बात कर रहे हैं, एक तो तुसी तो पीर कारीगर है ना, मेरा मतलब है एक ज़माना हो गया आपको इसकी स्याही में। लेकिन ये बात जो है ना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में वो जो असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी उनकी आई थी, ये मैंने भी की थी। उसके ये मैंने भी की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने भी की थी, उस वक्त भी की थी। उसके बाद जितने इवेंट जो है अमेरिका नवाजी के जो करते रहे सारे के सारे जो है मैं उसको उठाता, जो ये जो अभी KP में गए हैं वहां पे वो जो सुजुकी डब्बे लिए हैं इन्होंने, वो उसका भी जिक्र किया, ये सारी बातें करते रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जितना रौला पड़ना चाहिए था उतना रौला जो है वो नहीं पड़ा, और अल्टीमेटली जो है इस ऑडियो ने जो सारी की सारी जो है वो तश्तज़बाम कर दिया है सारे का सारा जो मामला जो है। और आप खुद अभी कह रहे थे कि अभी और भी ऑडियोज आनी है और भी वीडियोज आनी है। मेरा अपना ख्याल है कि ये हमारी जो एक कैथारसिस हो रहा है, या कैथारसिस नहीं सिंथेसिस हो रहा है हमारी पॉलिटिक्स का आने वाले दिनों में और हफ्तों में। और जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़े लोग एतबार करते रहे, करते हैं भी, आज भी करते हैं, उनकी एक इनके ऊपर फेथ है, ब्लाइंड फेथ है। जिस तरह मैंने डबल शाह की आपको दी कि लोगों ने भैंसें मोटरसाइकिलें जायदादें बेच के उसको पैसे दे दिए कि ये डबल करके देगा। तो ये इसी तरह लोगों ने इसके साथ भी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ये डबल करके देगा, और हालांकि 3 साल 4 साल में डबल क्या कर दिए, रुपए के 4 आने भी नहीं रह गए, 2 आने भी नहीं रह गए जो है। उसके बावजूद लोग एतबार कर रहे हैं। लोगों को जब हाथ लगेंगे फिर हाथ लगा के रोएंगे। अगर आप बुरा ना मनाएं, ये ज्यादा देर नहीं लगेगी आप, अगर आप बुरा ना मनाएं, ये समझे कि मैं लाइटर साइड पे बात कर रहा हूँ, बस बुरा नहीं मनाना आपने खाए साहब। ये जो आप बात कर रहे हैं डबल शाह वाली, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो लोगों ने पैसे लगाए थे ये सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं लगाए, लोगों ने तो अपने ज़मीर बेच दिए। लोग लॉयल्टी चेंज करके इमरान खान के टिकट पे जीते हुए थे और वो आपके साथ आगे खड़े हो गए 20-22 के करीब, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ है तो उनके साथ भी तो धोखा हो गया है। तो ये डबल शाह दोनों तरफ नहीं है। नहीं मीर साहब, चलो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल कंपल्शन है आपको कि एक तवाज़ुन जरूर रखना जो है, एक साइड वाल नहीं टुर पैना जड़ा है। चलो वापस आयो तो तुसी फिर ऐसे चौंके जाए खलोवो दे, कोई नहीं। ये बात आपकी दुरुस्त, मैं आपकी बात को किसी हद तक जो है ना उससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसमें कोई मुझे जो है इस पे आपसे एग्री करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर दूं। हमने उनकी वफादारियां जो हैं वो ज़रूर हमारे साथ मिले, मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारा उनके साथ राब्ता जो है पिछले साल 1.5 साल से वो चल रहा था, और उन लोगों ने उनके गिले गुजारियां या उनका जो एक दुख था उनका, वो हमें बयान करते थे। तो मेरा ख्याल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। सियासत में जो है ऐसी बातें होती रहती हैं। ये जो हम ऑडियोज की बात कर रहे हैं, वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो कुछ वीडियोस देखी हुई हैं, आपने भी कोई वीडियो देखी है या नहीं देखी? नहीं, मैंने कोई नहीं देखी। मैं मीसा मैं आपको जाती एक बात आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने मेरा ख्याल है पहले भी आपसे बात की थी कि मैं एक बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। ये तो रौला पड़ गया हुआ है, चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हुई है, लेकिन कुरान शरीफ में सूरत हुजरात में इन चीज़ों के मुतल्लिक़ बड़ा कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है। ठीक है। और हम उसका सुबह शाम वायलेशन कर रहे हैं अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमसे मेरी मुराद है जो लोग भी ये कर रहे हैं, कम से कम PMLN का उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिस्सा नहीं है। हम ना चाहते हैं मेरा लीडर जो है नवाज शरीफ जो है वो उसके सामने आप किसी की बुराई कहें, वो उसी वक्त जो है आपको चुप करा देता है कि भाई मेरे सामने किसको मैं गवाही दे रहा हूँ आपको। मैं एक खबर है मेरे पास, लेकिन मैं इस चीज़ की गवाही दे, एक खबर है मेरे पास,
जी आप बताएं, खबर बताएं, ये क्या अभी कर जब रहे हैं खबर आपकी पे। जब आपकी हुकूमत आई ना, आप सारे लोग वजीर बन गए, तो उसके कुछ दिनों के बाद एक वीडियो थी, जो इस किस्म की वीडियो जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने और कुछ और भी लोगों ने देखी है। तो उस वीडियो को जब लीक करने का या पब्लिक करने का फ़ैसला हुआ, तो ये आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा, चले मैं नाम भी ले देता हूँ, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने कहा कि इसको ना लीक करें। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छी बात है, और नवाज़ शरीफ साहब के पास भी माजी में कुछ इस तरह की चीज़ें आई तो उन्होंने भी इसको रोका। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। और आपने जिस कुरान की सूरत का हवाला दिया है, तो उसका ये तकाजा है कि अब मैं इस मौजू पे मज़ीद बात ना करूँ। लेकिन एक दो सियासी सवाल और हैं, वो मैंने आपसे ख्वाहिश साहब पूछने हैं, एक वक्फे के बाद मैं पूछूंगा आपसे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। हम बात करें वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब, पहले चंद दिन पहले इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए और वो आके उन्होंने वजारत ख़जाना का मनसब संभाल लिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी एवनफील्ड केस में रिलीफ मिल गया, उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया है। तो क्या अब हम ये समझें कि इन सारे वाक़यात के पीछे पीछे एक और वाक़या भी रूनुमा होने वाला है और नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आने वाले हैं? ये नवाज शरीफ का वतन है पाकिस्तान, जो है वो इस मुल्क का जो है 3 दफा वजीर आजम रहा हुआ है। उसका हक बनता है, उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी तलाफी होनी चाहिए। उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ, उसकी बेटी के साथ, उसके दूसरे अहले ख़ानदान के साथ, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल है, जिसमें हमजा शामिल है, जिसमें यूसुफ शामिल है, उनका छोटे भाई का बेटा जो है, वो शामिल हैं। ये सारा सारा खानदान का कैद रहा है। कौन इल्जाम इनके ऊपर, कौन से इल्जाम आते हैं? मरियम के ऊपर कौन सा इल्जाम है? मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है 10,000 की तनख्वाह का इल्जाम है ना, तो उससे तो 1,000 नहीं, लाख गुना जो है इसके हाथ गंदे हैं। इसके डबल शाह के जिसका नाम इमरान खान है, इसने जो वारदातें की हैं, ये जो अभी आप जिसके जिक्र कर रहे थे, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो खिलाफ वर्जी है। फिर जो है नौसरबाजियां जो दूसरी इसने की हुई हैं, यानी कोई बताए कि कोई कंपैरिजन है कि कुकड अप जो है सारी चीजें करके उसको नवाज शरीफ को उसकी तलाफी होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है वो असबाब पैदा कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ जो है अपने मुल्क वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी चंद हफ्तों में होगी या चंद महीनों में होगी? जी इंशाल्लाह ताला मेरी तो दुआ है कि कल ही वापस आए पाकिस्तान जो है। लेकिन फिर भी जो है वो क्या कहते हैं, अदम का शेर है कि एहतियात जरूरी है, तो हाँ। मुहतात रहना चाहिए जो है। अच्छा, ये तो एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद ख़ान की हुकूमत है, बीच में सिर्फ इस्लामाबाद एक जजीरा है जहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या उससे पहले पंजाब में आप तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करेंगे, या इस पोजीशन में नहीं है आप? नहीं जी, बिल्कुल हम इस पोजीशन में इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, और ये कोशिश हमारी है और कोशिश जारी रहेगी। अल्लाह ताला कामयाबी देगा। वो कौन सा कोई 150-200 की मेजॉरिटी लेके बैठे हुए हैं, 7-8 की मेजॉरिटी लेके बैठे हुए हैं। और जो हालात हैं उनके, वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि उनकी अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के PMLQ के क्या हालात हैं, और जो उनकी जो इत्तेहादी है, जो मेजर पार्टी है PTI, उसके विज़ावी चीफ मिनिस्टर क्या हालात हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो तो बिल्कुल एक कच्चे धागे से बंधे हुए हैं इस वक्त, वो किसी वक्त भी टूट सकता है। तो अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो जिस तरह हालात जो है वो आप देखें कि एक तरफ मैं आप कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताता हूं कि ये एक अजीब सीन क्रिएट हुआ है कि वो ललकारता है अंदर नवाज शरीफ अपना जो है, नवाज शरीफ को भी गालियां देगा, हमें भी गालियां देगा, सबको गालियां देगा। जो अदारे हैं जिनकी सरपरस्ती उसको हासिल रही है उनको भी गालियां देगा, और फिर अंदर जाके मिन्नतें करेगा, फिर जो है उनके तरले करेगा। और उसके बरक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कहते हैं इस्लाम के भी मुहाफ़िज़ हैं और पाकिस्तान के भी मुहाफ़िज़ हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं उनके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ।
लेकिन पहला अपने घर ही तो जड़ा है, यानी इमरान खान और परवेज इलाही जो है अपने बयान तो या ये भी मिलके खेल खेल रहे हैं, पूरा कुश्ती कर रहे हैं, या वो के तू तारीफ करी या मैं गाला कढ़िया होना। तो ये सिलसिला जो है ज्यादा देर चलेगा नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि एज वी कम क्लोजर टू नवंबर ये हालात जो है आहिस्ता 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 सुधरने शुरू हो जाएंगे। लोगों के चेहरों से नकाब उतरने शुरू हो गए हैं और उतरेंगे, और इस शख्स की जो है वो सारी असलियत सामने आ रही है और आएगी। फिर भी कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि वो डबल शाह वाली कैफियत जो है उन पे रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। मीर अच्छा साहब खाय साहब, ये मामला ठीक हो। और नवंबर मैं बड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट है। बात बताऊं, मैं एक बात आपको बताऊं। जी जी। मियां नवाज शरीफ जिस दिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो है उससे खैर मांगनी चाहिए, जिस दिन उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, इट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अच्छा ह्यूज डिफरेंस। कैसे, खाय साहब समझाएं ना मुझे, कैसे वो डिफरेंस आएगा उनके पाकिस्तान वापस आने से? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी? क्या लोड शेडिंग खत्म हो नहीं, जाएगी? ये जो किसानों ने महंगाई बिजली तो के बिलों देखें, के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ, ये बिजली के बिल ठीक हो जाएंगे? क्या चेंज आएगी? नहीं, मीर साहब, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। महंगाई जो है इस वक्त एक इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं ये कहूँगा कि जी दुनिया सारी में महंगाई है और पाकिस्तान में भी महंगाई होनी चाहिए। हमें वहाँ पे कंट्रोल करनी चाहिए, हमें बिजली के बिल को कंट्रोल करने चाहिए, तेल की कीमतें कंट्रोल करने चाहिए, खुर्दनी जो अशिया हैं डेली यूज़ की उन तक कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जिस किस्म के हालात हमने इनहेरिट किए थे, हम पूरी कोशिश की इमरान खान ने कि डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क जो है मुल्क दिवालिया हो जाए, यहाँ पे जो है वो राइट्स हों, जो है बाजारों में और गलियों में आवाम बाहर निकले, उसने पूरी कोशिश की। उसने तो मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, मैं उसकी डिटेल में नहीं आना चाहता। उसकी बात करना भी जो है मुल्क के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन हमने हालात ठीक किए और मैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मिफ्ता को देता हूँ कि हाँ, मिफ्ता ने जो है अब यहाँ पे एक सवाल, अपनी। यहाँ पे एक सवाल, जी अभी आपने कहा कि महंगाई जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, ठीक कह रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं कि जी मिफ्ता साहब ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, चलें ये भी हम मान लेते हैं, तो फिर उसको हटाया क्यों? फिर उसकी जगह पे इसहाक डार साहब को क्यों लेके आए? और क्या इसहाक डार के आने के बाद डॉलर जो नीचे गिर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल की बतौर वज़ीर ख़जाना अपॉइंटमेंट गलत थी और मार्केट का उस पर अदम एतमाद था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अमीर साहब। हो सकता है मार्केट में कोई ऐसे सेगमेंट्स हो हमारी मार्केट के, जो ये सब जिनका मिफ्ता के साथ जो है वो नाम कॉन्फिडेंस वाला रिश्ता हो। एक जो है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 4-5 महीने उन्होंने गुजारे हैं, बड़े कठिन वक्त में जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की है, बहुत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की है, फ्रॉम विद इन द पार्टी एंड फ्रॉम विदाउट ऑल्सो उसने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। बड़ी हिम्मत है उसकी, और वो बड़ी बर्दाश्त और मुस्कुरा के जो है क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करता रहा। मैं उसकी हिम्मत को की दाद देता हूँ। one should praise his courage and his consistency जो उसने पिछले 4-5 महीने, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स था उसको। क्या हमें भी लोग गालियां देते हैं महंगाई की वजह से, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ना मानूं, ये एक बात है जो है और हम ठीक कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा इत्मीनान है कि हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और आखिर में आए हैं डॉक्टर साहब, तजर्बाकार हैं डॉक्टर साहब, तजर्बाकार हैं। उन्होंने 2-3 दफा पहले ये असाइनमेंट भुगताई हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। maybe he can give more confidence to the market in Pakistan, more confidence to the financial sector. Let's hope so. अच्छा, मेरी दुआएं उनके साथ आखिर हैं। में ये बताएं कि चले इस वक्त तो मुल्क में सैलाब की वजह से हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो नज़र नहीं आता, तो मार्च अप्रैल में आपको लगता है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकता है, या इलेक्शन जो है वो अगस्त सितंबर में ही जाके होगा? मीर साहब अगस्त सितंबर में ही होगा। मार्च अप्रैल में क्या वजह बताएं ना कि क्यों मार्च अप्रैल में हो। वो इमरान खान जो है वो कहता है कि इलेक्शन के बगैर तो पाकिस्तान के मसाइल ही हल नहीं हो सकते।
पाकिस्तान के मसाइल का नहीं, वाहिद इलेक्शन है। वो तो मेरा मतलब है, उसको खुरक है कि जो है कि इक़्तिदार में दोबारा वापस आऊं, तो उसकी उसकी खुरक जो है वो, उसका क्या इलाज किया जा अच्छा, मैं सकता है? अपने इलेक्शन तो अपने नाजरीन को बेवकूफ़ी बता होंगे। दूं जिनको खुरक का मतलब नहीं पता कि खुरक का मतलब होता है खुजली। जी, अब आप अपनी बात को जारी रखें। नहीं, मैं खुरक दा लफ्ज़ जेड़ा हैगा सारी दुनिया समझती हैगी, तुहाडा चंगा किहड़े समझदा हैगा जेड़ा। वो मैंने इसलिए चलें, बता दिया, कुछ लोगों को नहीं भी समझ होती ना कि खुरक कौन सी, आप पता नहीं कौन सी खुरक की बात कर रहे हैं। तो ये खुजली की बात हो रही है, जो सर में खुजली होती चलें, आप ज्यादा मीर साहब ना एक्सप्लेन करें, जितना मैंने कह दिया बस कह दिया। है। चलें, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अगस्त सितंबर में ही होगा। जी, इंशाल्लाह ताला वक्त पे होगा, और तमाम चीजें जो है इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक होंगी। मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगी, या इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगी। आइन और कानून के मुताबिक होंगी। किसी की जाती ख्वाहिश या किसी का जाती मफाद जो है वो डिक्टेट नहीं करेगा पाकिस्तानी सियासत को। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा गुफ्तगू कर रहे थे, और आज उनकी लंदन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, और उनका कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो किसानों का मुज़ाहरा है, ये मुज़ाहरा जो है ये कौन लोग कर रहे हैं और उनका असल में मुतालबा क्या है, और क्या ये पूरे पाकिस्तान के किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक ख़ास इलाके के किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनका सिंध के किसानों के साथ मसला क्या है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए जो किसान हैं उन्होंने एक मुजाहरा किया, और ये किसान जो हैं ये डी चौक की तरफ इन्होंने मार्च करने की कोशिश की, लेकिन फिर हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं, पाकिस्तान के जो किसान हैं, उनके बहुत से मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। लेकिन आज का ये जो मुज़ाहरा था, इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी गुफ्तगू और जो बातचीत थी उससे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दरअसल ये चाहते क्या हैं। लेकिन कुछ जो इनके लीडरान थे उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे, और उनके मुतालबात हम आपको सुनाते हैं। मेरे जी बुनियादी मुतालबात हमारे ये हैं कि जो बिजली का यूनिट हमें मिल रहा है वो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको पे करे। पिछले महीने भी हमने बिल नहीं दिए, इस में दे नहीं सकते, और इस महीने भी जो बिल आया है वो मेरे किसान का 4 एकड़ ज़मीन है, उसको 1,80,000 बिल है और 2,20,000 उसके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और मुख्तलिफ चार्जेज़ हैं। तो क्या 4 लाख मेरा 4 लाख एकड़ का किसान दे सकता है? खुदा के वास्ते फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट अगर इस, और 60% किसान सैलाब में डूब गया है, वो गंदम काश्त नहीं कर सकता। खुदा के वास्ते मेरे किसान को कर्जे दिए जाएं, मेरे किसान को रिलीफ दिया जाए। मेरी खाद जो है यूनियन कौंसिल लेवल पे जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री मलकान है जो ब्लैक कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें हमारे डोर तक दें। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सूबाई का एक यूनियन कौंसिल वाले को बुलाएं, एक हमारा मेंबर बनाएं, एक कोई इमाम मस्जिद बुला लें, उसके बाद अगर सबको देंगे तो खाद मिल जाएगी, अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर नहीं चाहे तो नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने ये देखा है कि किसानों के बारे में कोई सीरियस नहीं है। अच्छा, अब ये जो किसानों के मसाइल बयान किए बिल्कुल जेन्युइन मसाइल हैं और ये मसाइल हल होने चाहिए। और ये जो खालिद हुसैन साहब थे जो किसानों के रहनुमा हैं, इन्होंने कहा कि 60% किसान जो हैं वो सैलाब में डूब गए हैं। लेकिन ये जो मुजाहरा करने वाले किसान थे, इनमें अक्सरियत जो है वो उन किसानों की थी जिनका ताल्लुक पंजाब से है, और पंजाब के भी वो इलाके जो सैलाब में नहीं डूबे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ अफराद भी मौजूद थे कि जिन्होंने सिंध के बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू की जो मेरे ख्याल से नामुनासिब नहीं बल्कि काबिल मज़म्मत है। और उससे ये सवाल पैदा हुआ है कि ये लोग जो हैं इनका असल मकसद क्या था। हो सकता है सारे लोग जो हैं वो इन इंसाब से इत्तेफाक ना करें, जिनकी शायरी मैं अभी आपको सुनवाने लगा हूँ। और शायरी में आपको इसलिए सुनवा रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि ये जो सोच है जो इस शायरी में आपको नज़र आएगी, ये सोच पाकिस्तान के किसानों के मुतालबात के हक़ में नहीं जाती और पाकिस्तान के हक़ में भी नहीं जाती। सुनिए ये काबिल मज़म्मत सोच क्या है। चोरी बिजली आप करांदे हो, क्यों सिंध विच तुसीं नहीं जांदे? उत्थे कुंडे चलदे पए ने, उत्थे नहीं जांदे। चोरी बिजली आप करांदे हो, को सिंध विच तुसीं नहीं जांदे हो, बिल पंजाब नूं सारा पे पांदे हो। चोरी बिजली आप करांदे हो। 91% सिंध विच चोरी, इत्थे करदे हो सीना जोरी। क्यों सुत्ते शेर जगांदे हो। चोरी बिजली आप करांदे हो, को सिंध विच तुसीं नहीं जांदे हो।
हर मुलाजम दे तुसा मुफ्त मीटर लाए, वो बिल भी तुसा सानू पाए। किसान पंजाब दा फसल उगावे, मुल्क माई दा सारा खावे, क्यों ओनू मार मुकांदे हो, चोरी बिजली आप करांदे हो, को सिंध विच तुसी नहीं जानदे हो। अब मेरी गुजारिश सिर्फ ये है मोदबाना कि आप किसानों के मुतालबात ज़रूर पेश करें, मुजाहरा भी ज़रूर करें, लेकिन ये जो आपने एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई है कि मलबा डाल दिया सारा सिंध पे। आपको पता है कि ये जो सैलाब है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सिंध के काश्तकारों का हुआ है। सिंध की 90% फसलें तबाह हो गई हैं, सारे उनके जो बागात हैं वो उजड़ गए हैं। तो अब अगर आप इस्लामाबाद में आके मुजाहरा कर रहे हैं तो मुजाहरा ज़रूर करें, मुतालबात ज़रूर रखें, अपने जो बिजली के बिल हैं फेडरल गवर्नमेंट से ज़रूर कहें कि उन बिलों में जो आपको चार्ज किया गया वो कम करें। लेकिन बेचारे जो सिंध के मजलूम लोग हैं जो इस सैलाब में सबसे ज़्यादा डूबे हैं, उन बेचारों को चोर तो ना करार दें आप। आप कहते हैं जी 91% जो है वो सिंध में चोरी हो रही है, ये भी आपकी फ़िगर भी गलत है। तो अगर आपने किसानों के मुतालबात मंजूर करवाने हैं तो पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो किसान हैं उनकी बात करें, और जो सिंध के किसान हैं उनकी ज़्यादा बात करें। उनकी ज़्यादा बात इसलिए करें कि इस सैलाब में उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सिंध वो सूबा है जिसकी सूबाई असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहले करारदाद मंजूर की थी। तो सिंध जो है वो पाकिस्तान बनाने वाला सूबा है, उसकी इस तरह से इस्लामाबाद के डी चौक पर खड़े होकर मजम्मत जो है ये इंतहाई नामुनासिब है, और इसको हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करते और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।